A plastic hemisphere has a radius of curvature 8 centimeter and the index of refraction of 1.5 1.6 on the axis halfway between the plane surface and the spherical one. 4 centimeter from each is a small object O. The distance between the two images when viewed along the axis from the two sides of the hemisphere. ठीक है, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एक हेमिस्फीयर है, ऐसे बना लेते हैं, मान लिया ये हेमिस्फीयर है एक, इस तरह से है। ठीक है, अभी हेमिस्फेरिकल एग्जैक्टली है नहीं, दोबारा बनाते हैं फिर। ये इस तरह से हेमिस्फीयर है और ये अब ये हेमिस्फीयर हो गया, ये रब ओ ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर है और ये एक एक्सिस बना लेते हैं जो उसके सेंटर से पास करेगी इस तरह से। और सिचुएशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जो इसके बीचों बीच में रखा है, 8 सेंटीमीटर ये हेमिस्फीयर, ही ऑब्जेक्ट बीचों बीच में रखा है, मतलब ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है 1.5 और हम दो साइड से देख रहे हैं। एक बार हम यहाँ खड़े होकर देखेंगे इमेज कहाँ बन रही है, और एक बार यहाँ खड़े होकर देखेंगे इमेज क्या बन रही है। उन दोनों इमेज के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। तो अगर हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं तो ये तो फ्लैट सरफेस है, और फ्लैट अगर सरफेस है तो अपरेंट डेप्थ वाले फॉर्मूले से काम चल जाएगा। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहीं यहाँ इमेज बन जाएगी, लेट से I1। और कितनी ये डेप्थ होगी अपरेंट डेप्थ, ये डेप्थ कितनी होगी अपरेंट डेप्थ, तो वो हो जाएगी 1 इंटू एक्चुअल डेप्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, 1.5 नहीं है 1.6 है ये। ठीक, तो ये पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो ये आपका 2.5 सेंटीमीटर हो गया। एपरेंट डेप्थ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली जो डेप्थ है ये है आपकी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगर इस साइड से देख रहे हैं तो क्या समझ में आएगा, तो अगर हम इस साइड से देखेंगे तो सिचुएशन इस तरह की रहेगी कि लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होगी इधर से और यहाँ पे कहीं इमेज बनाएगी, और वही इमेज डिस्टेंस हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक, तो अब आप देखते जाना ध्यान से कैसे करने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या लगने वाला है, फॉर्मूला लगने वाला है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 कितना है 1/v कितना है, v हमें निकालना है, माइनस μ1 कितना, तो μ1 है 1.6 ओवर u कितना है -4 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 मतलब 1 माइनस 1.5 ओवर r कितना है, तो r है आपका 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव साइड में है तो ये -8 हो जाएगा। सारी चीज़ें विद साइन डालनी है ना इसमें, तो जरा ये देखते हैं ये कितना आने वाला है। तो 1/v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी 1.5 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 1.6 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, यहाँ भी 1.6 है, तो 1.6 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 8। इसको इधर ले आते हैं तो 1/v जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6 अपॉन 8 माइनस 1.6 ओवर 4, तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 8 और ये है 0.6 माइनस 3.2 ओवर 8, 3.2 और ये 0.6, तो माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा ये, तो माइनस आ जाएगा 2.6 ओवर 8। माइनस का मतलब अंदर की तरफ ही होगी। ठीक है, माइनस का मतलब कितना बनेगा, ये अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट करें तो -0.3 लगभग आ जाएगा, लगभग 0.3, लगभग 0.3 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, अंदर की तरफ आएगा। यानी अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो I2 जो इमेज नज़र आएगी वो यहाँ नज़र आएगी I2, और ये डिस्टेंस 0.3 के आसपास है, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं 0.3 के आसपास। तो अब इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस कितनी होगी, I1 और I2 के बीच की डिस्टेंस, तो वो जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 8 माइनस 8, तो टोटल डिस्टेंस है माइनस ये वाली डिस्टेंस कितनी आई है 2.5, और ये वाली डिस्टेंस कितनी आई है 0.3, तो माइनस 0.3, तो 8 माइनस 2.8 जैसा कुछ है। तो ये आपका आंसर बनेगा 5 सब कुछ ठीक किया है मैंने।
ये तो 5.2 के आसपास कुछ बनेगा। तो एक मुझे लगता है कुछ कहीं कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गलती पकड़ में आ गई, गलती हमने करी है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये आपका जो आ रहा है वो तो 1/v है, ये 1/v आया है। तो अगर आप, ये तो 1/v चल रहा है ना यहाँ पे, तो अगर हम v निकालेंगे तो v कितना आ जाएगा, तो v आ जाएगा आपका 8/2.6। तो ये आपका 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, 3 पॉइंट समथिंग बनेगा माइनस का, माइनस मतलब इस साइड में। तो जो हम डिस्टेंस 0.3 समझ रहे थे, वो 0.3 ना होके 3 समथिंग है। ठीक, तो अब जरा यहाँ पे हम 3 माइनस करेंगे, तो ये 8 माइनस 2.5 और ये 3, तो 5.8 हो जाएगा, 5.5 जैसा हो जाएगा। तो ये 5.5 माइनस करेंगे इसमें से 8.8 में से, तो ये अराउंड 2.5 जैसा कुछ आंसर बनेगा। तो आपका जो आंसर मैच करेगा वो मैच करेगा डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट आपको आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज। तो अगर सेंटर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी, क्योंकि ग्लास स्फीयर के सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट आपने रखा है तो वहाँ से जाने वाली जो भी लाइट रेज होंगी वो सरफेस के पैरेलल जाएंगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, कोई भी इसमें क्या नहीं होगा, डेविएशन नहीं होगा। तो जो इमेज है वो वहीं बनेगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड कर जाएंगी। तो आपका आंसर बनेगा, सेंटर पर रखा है तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी। तो सरफेस से डिस्टेंस उसकी वही रहेगी जो कि रेडियस है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। सी पार्ट। इसमें कह रहे हैं स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, सेपरेट्स एयर फ्रॉम ग्लास, और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ग्लास में है, मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन है। इधर तो मैं बनाता हूँ एयर और यहाँ मैं बनाता हूँ ग्लास, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो किस में है, वो ग्लास में है। ठीक है, रेडियस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1 दिया है, और सिचुएशन कुछ इस तरह की है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास, द पॉइंट P प्लेस्ड इन एयर इज फाउंड टू हैव ए रियल इमेज Q इन द ग्लास। पॉइंट P एयर में, उसकी रियल इमेज Q जो है वो ग्लास में, और PQ जो है वो O पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये है पॉइंट P, ये ऑब्जेक्ट है जो कि एयर में है, और इसकी जो इमेज बन रही है इस तरह से, वो ग्लास में बन रही है, इस तरह से कहीं भी बना सकते हैं। ठीक, और PO जो है वो ये इंटरफेस वाला पॉइंट है, और PO और OQ बराबर है, मतलब ये डिस्टेंस भी x है तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, x, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस बराबर है। तो ये डिस्टेंस होगी कितनी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो हम इक्वेशन बनाते हैं फिर। अब ये वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव मानी जाएंगी क्योंकि लाइट रे इधर जा रही है, तो इक्वेशन बन जाएगी μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो चलो सारी वैल्यू डालते हैं। μ2 कितना है, तो μ2 है 1.5 ओवर v कितना है, तो वो है +x, माइनस μ1 कितना है 1 ओवर u कितना है, तो वो है -x, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी 1.5 माइनस 1 ओवर r। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x एलसीएम आ जाएगा, तो 1.5 प्लस 1 करेंगे तो ये 2.5 अपॉन x आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 0.5 ओवर r। तो अगर इसमें से सॉल्व करोगे तो x आपका 5r के बराबर आ जाएगा। तो आंसर बन जाएगा आपका ए पार्ट। A ray of light falls on the transparent sphere with center at C as shown in a figure. The ray emerges from the sphere parallel to line AB. The refractive index of the sphere पूछ रहे हैं क्या होगा इसमें। ठीक है, समझने वाली बात इसमें यह है कि लाइट रे जाएगी कैसे इसमें। तो लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी और फिर दूसरा रिफ्रैक्शन में ये पैरेलल हो जाएगी, ये है सिचुएशन। ठीक, तो अगर मैंने कहा ये एंगल थीटा है, ध्यान से सुनते जाना, ये एंगल अगर थीटा है तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये ऑप्टिकल नॉर्मल होगा। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, इसमें ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका थोड़ा बड़ा डायग्राम बनेगा यहाँ से। ठीक है, ये लाइट रे यहाँ से 60 डिग्री पे इस तरह से आ रही है,
और ये लाइट रे यहाँ जा रही है और उसके बाद ए बी लाइन के पैरेलल चली जा रही है। ये है सिचुएशन। तो एक ऑप्टिकल नॉर्मल यहाँ बनाते हैं, ये वाला तो यहाँ तो यही ऑप्टिकल नॉर्मल हो जाएगा, एक ऑप्टिकल नॉर्मल यहाँ भी बनाएंगे, सेंटर से कनेक्ट करेंगे, ये ऑप्टिकल नॉर्मल हो गया। ठीक, अब एंगल समझते हैं, एंगल्स क्या होने वाले हैं। तो ये वाला एंगल आपका दिया है 60 डिग्री और इसका नाम मैं रख रहा हूँ आर, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये भी आर होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों ही रेडियस हैं और दोनों बराबर होंगी तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर लाइट रे 60 पे आ रही है और आर पे अंदर आ जा रही है, आर पे रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर 60 पे 60 एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एयर में अगर एंगल 60 है तो म्यू में एंगल आर है, जब म्यू में एंगल आर होगा तो एयर में 60 हो जाएगा। यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये वाला एंगल फिर से 60 डिग्री होगा। क्लियर? ठीक, अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है कि कितना होगा। ठीक, अब आर हम कैसे निकालेंगे वो समझना। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और अगर ये 60 है तो आपने ट्राइंगल में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि फारदेस्ट इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये आर और आर का सम जो है वो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ये आर जो है वो 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा और ये वाला आर भी कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब आपको एंगल 60 भी पता है, एंगल आर भी पता है, तो म्यू निकालने में तो कोई मुश्किल नहीं है, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो क्या बनेगा, 1 sin 60 इज इक्वल टू म्यू sin 30। sin 60 कितना हो जाएगा, √3/2 इज इक्वल टू म्यू टाइम sin 30 कितना हो जाएगा, हाफ। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू आपका √3 आ जाएगा। तो आंसर बनेगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें कह रहे हैं रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द रे विच एंटर द स्फीयर डज नॉट कम आउट ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट रे अगर एंटर कर जाएगी तो लाइट रे इमर्ज भी करेगी। देखना जरा यहाँ पे ध्यान से, अगर लाइट रे एंटर कर रही है, एंटर कर जा रही है, कोई एंगल आर बनेगा, तो जिस एंगल पे वो एंट्री ले रही है जब इमर्ज करने का नंबर आएगा तो ये आर वहीं से फिर से सेम हो जाएगा। तो अगर इंसिडेंट होके अंदर पहुंच जा रही है तो अंदर से बाहर भी आ जाएगी। क्यों? अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लग रहा है तो यहाँ पे भी तो स्नेल्स लॉ लगेगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल स्फीयर के केस में सेम ही होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 60 पे आए और आर पे घुस जाओ, फिर आर पे आए और यहाँ पे TIR हो जाए? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ काम कर रहा है तो यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ काम करेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 75, ये इम्पॉसिबल सिचुएशन, ये नहीं हो पाएगा। अगर ग्लास स्फीयर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो अगर हो रहा है और लाइट रे अंदर एंटर कर जा रही है तो वो इमर्ज भी करेगी। A convex lens of focal length f is placed somewhere in between object and screen if the distance between object and screen is x. If the numerical value of the magnification produced by the lens is m, then the focal length पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस x दी है, इसका मतलब ये है कि u और v का सम, न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम कितना होगा, x। ठीक, और मैग्निफिकेशन जो होता है लेंस के केस में क्या होता है, वो v/u होता है। ठीक है, वो m दिया है, तो इनका सम x है और मैग्निफिकेशन m दिया है, तो हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mu के बराबर हो जाएगा। v की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दे रहे हैं यहाँ पे, तो u प्लस mu इज इक्वल टू x, न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, साइन वन इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से u जो आ जाएगा वो आ जाएगा x/1 + m, ये u की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो v की वैल्यू mu के बराबर है, तो mx/1 + m आ जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ पूछ रहे हैं, तो अब हम इक्वेशन बना सकते हैं 1/v, लेंस की इक्वेशन होती है -1/u इज इक्वल टू 1/f, और कॉन्वेक्स लेंस है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में, इसका मतलब ये है कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है यहाँ पे। तो 1/v, v तो आपका प्लस v आएगा, तो प्लस mx/1 + m ऊपर पहुँच जाएगा, -1/u, u जो होगा माइनस बनेगा तो -x/1 + m ऊपर पहुँच जाएगा, इज इक्वल टू बनेगा 1/f, 1/ फोकल लेंथ। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा आपका mx, और ये बन जाएगा 1 + m + m टाइम्स 1 + m इज इक्वल टू आ जाएगी 1/f। फोकल लेंथ ही तो आपको निकालनी है, तो यहाँ तो कुछ अजीब ही आंसर आने वाला, 1 + m + m + m²
अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से जो फोकल लेंथ आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी एम एक्स अपॉन 1 + 2m + m²। अब जरा मैच करा लेते हैं, कुछ आंसर ऐसा है भी कि नहीं है। ओके, होल स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है। तो होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं फिर अपने डायग्राम में। ओके, तो बिल्कुल सही है, होल स्क्वायर एम एक्स अपॉन नीचे जो है वो m+1 का होल स्क्वायर है। तो एम एक्स अपॉन m+1 का होल स्क्वायर आंसर बन जाएगा आपका। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। एम एक्स अपॉन 1 + m का होल स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। ए पार्ट आंसर आपका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक थिन लेंस, उसकी फोकल लेंथ f1 है और उसका अपर्चर का डायमीटर d है और वो इमेज बना रहा है जिसकी इंटेंसिटी आई है। अब कह रहे हैं सेंट्रल पार्ट d/2 डायमीटर तक का जो है वो ब्लॉक कर दिया है। तो फोकल लेंथ पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। डायग्राम बना लेते हैं। मान लिया ये लेंस है, इस तरह से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से ये लेंस है और इसका डायमीटर d है और आधा डायमीटर के बराबर आपने ब्लॉक कर दिया, मतलब आधी रेडियस के बराबर आपने ब्लॉक कर दिया। r/2 जो है वो ब्लॉक कर दिया, इतना हिस्सा जो है वो क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इस तरह से ये ब्लॉक कर दिया। तो कितना एरिया ब्लॉक हो गया, समझने वाली बात ये है। तो आधी रेडियस अगर इसका पूरा एरिया ए था तो ये a/4 एरिया ब्लॉक होगा। a/4 एरिया ब्लॉक होगा तो जो बचा हुआ एरिया होगा वो आपका 3a/4 होगा। इसका मतलब जो बची हुई इंटेंसिटी होगी वो 3i/4 होगी, यानी 3i/4 इंटेंसिटी रह जाएगी। फोकल लेंथ में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आंसर आपका जो बनेगा वो बनेगा f + f एंड 3i/4। डायमीटर आधा ब्लॉक करने से एरिया 1/4 ब्लॉक हो जाएगा। लेंस ऑफ पावर ऑफ 2 डायोप्टर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद लेंस ऑफ पावर ऑफ -1 डायोप्टर। तो नेट पावर कितनी हो जाएगी, तो नेट पावर हो जाएगी P1 + P2। तो ये +1 डायोप्टर नेट पावर हो जाएगी और नेट पावर +1 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो फोकल लेंथ होती है 100/P। अगर हम फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालें तो ये 100 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ हो जाएगी। और पॉजिटिव है तो वो कन्वर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करेगा। कन्वर्जन लेंस होगा जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। A convex lens of focal length 40 सेंटीमीटर इज इन कॉन्टैक्ट विद कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो पावर पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो पहले नेट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, फिर पावर मिल जाएगी। तो 1/f नेट जो आएगा वो आ जाएगा 1/f1। 1/40 कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव डाली जाएगी, प्लस 1/25 वो कॉन्केव है तो उसकी -25 डाली जाएगी। तो एलसीएम जो बनेगा वो बनेगा आपका 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा +5 और ये आ जाएगा -8। तो ये आपका आ जाएगा -3/200। तो जो नेट फोकल लेंथ आ रही है वो -3/200 आ रही है, ठीक। और अगर हमको पावर निकालनी तो पावर होती है आपकी 100/f अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, जो कि यहाँ पे है। तो इसकी पावर आ जाएगी -3/2, यानी -1.5 डायोप्टर की तरह बिहेव करेगा। एक डाइवर्जेंट लेंस की तरह ये बिहेव करेगा। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। Two lenses are placed in contact with each other and the focal length of the combination is 80 सेंटीमीटर। मतलब आपको दिया है 1/f1 + 1/f2 दिया है आपको 80 मतलब 1/80 सेंटीमीटर ये दिया है आपको। और एक की फोकल लेंथ कह रहे हैं 20, तो दूसरे ही पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो एक f1 की जगह मैं 20 डाल देता हूँ। तो f2 कितना आ जाएगा, तो f2 आ जाएगा 1/80 - 1/20। तो LCM जो आपका आ जाएगा वो 80 आ जाएगा। तो ये 1 - 4 यानी -3/80 आ जाएगा। तो जो फोकल लेंथ f2 आ रही है आपकी वो -80/3 आ रही है। और अगर आपको पार निकालनी तो पार आपकी हो जाएगी -100/f, सॉरी +100/f। f की वैल्यू डाल रहे हैं -80/3। तो एक 0 से 0 कट जाएगा, -30/8 तो -3.75 डायोप्टर। तो आपको आंसर मिलेगा डी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं दो सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उनको कंबाइन किया गया 3 अलग अलग तरीक़ों से और फोकल लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन सब की फोकल लेंथ का फॉर्मेट वही जाने वाला है 1/f1 + 1/f2। और आपने लेंस को
ऐसे रखा है या लेंस को ऐसे रखा है, उससे फोकल लेंथ इंडिपेंडेंट होती है। तो आंसर बनेगा इसका बी पार्ट, 1:1:1। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं दो कॉन्वेक्स लेंस, उनकी पार दी है 4 डायोप्टर एंड 6 डायोप्टर आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 1.1/6 मीटर। तो पार पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो पार का जो फॉर्मूला होता है, या 1/नेट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, वो होगा आपका 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। डी जो है वो दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस होती है। अब इसी फॉर्मूले को अगर पार में कन्वर्ट करेंगे तो नेट पार कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। तो P1 कितना है, तो 4 डायोप्टर है, P2 कितना है, 6 डायोप्टर है, माइनस डी डिस्टेंस कितनी है, तो डी डिस्टेंस है 1/6 मीटर, इंटू P1 इंटू P2, तो 4 इंटू 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो गया। तो जो पूरा सिस्टम है वो 6 डायोप्टर के लेंस की तरह बिहेव कर रहा है।